9 जून 2024 सुबह के वक्त बेंगलुरु के कामाक्षी पल्ली इलाके में एक सिक्योरिटी गार्ड की नज़र अचानक नाले के किनारे पड़ी एक लाश पर जाती है। आसपास कुत्तों का झुंड उसे नोचने में लगा था। इतनी खौफनाक और डरावनी तस्वीर देखकर किसी का भी दिल दहल सकता था, लेकिन उस सिक्योरिटी गार्ड ने बिना वक्त गवाए तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस की टीम फौरन मौके पर पहुंचती है और डेड बॉडी को हॉस्पिटल भिजवाकर तफ्तीश शुरू कर देती है। मगर सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि लाश के पास कोई भी आइडेंटिटी कार्ड या डॉक्यूमेंट नहीं था जिससे उसकी पहचान हो सके। शुरुआती जांच में डॉक्टर ये अंदाजा लगाते हैं कि मरने वाले की उम्र 30 से 35 साल के करीब होगी और उसकी मौत को 24 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। सबसे पहले पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करती है कि किसी पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज तो नहीं हुई है। चूंकि ये बॉडी नाले के किनारे पड़ी मिली थी तो संभावना थी कि ये कहीं और से बहकर आई हो। इसी दौरान पुलिस को खबर मिलती है कि एक लोकल पुलिस स्टेशन में एक महिला ने अपने 33 साल के बेटे की गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया कि उसका बेटा शनिवार 8 जून से लापता है और उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। पुलिस महिला को हॉस्पिटल लेकर जाती है और लाश की शिनाख्त करवाती है। कपड़े देखते ही मां का दिल बैठ जाता है। ये लाश उसके बेटे रेणुका स्वामी की थी, जो अपोलो फार्मेसी में मेडिकल शॉप पर काम करता था। रोज की तरह वो अपने जॉब पर गया था, मगर 8 जून के बाद से उसका कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस को अब इस केस की सबसे बड़ी गुत्थी सुलझानी थी। आखिर रेणुका स्वामी की मौत कैसे हुई? पुलिस को इसका जवाब सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मिल सकता था। जब रिपोर्ट सामने आई तो रहस्यमयी केस ने एक भयानक मोड़ ले लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सामने आया उसने सबको हिलाकर रख दिया। रेणुका स्वामी को बेरहमी से पीटा गया था, उसकी जुबान काट दी गई थी, जबड़ा तोड़ दिया गया था, पूरे शरीर पर चोटों के गहरे निशान थे। पुलिस ये समझने में नाकाम थी कि आखिर एक सीधा साधा इंसान जो एक साधारण नौकरी करता था, जिसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, उसे कोई इतनी बेरहमी से क्यों मारता। अब तक ये केस सिर्फ एक और मर्डर केस की तरह देखा जा रहा था। मीडिया का ध्यान भी इस पर नहीं गया था। पुलिस अपनी जांच में लगी थी, मगर फिर एक चौंकाने वाला मोड़ आता है। 10 जून की सुबह 3 लोग अचानक पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। उनका नाम था राघवेंद्र, कार्तिक और केशव मूर्ति। तीनों पुलिस के सामने आते ही कबूल कर लेते हैं कि उन्होंने रेणुका स्वामी का कत्ल किया है। अब तक पुलिस के पास न कोई ठोस सुराग था, न कोई गवाह, लेकिन अचानक से 3 लोग खुद आकर अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। ये बात कुछ अजीब लग रही थी। तीनों ने दावा किया कि पैसों के झगड़े में उन्होंने रेणुका की हत्या कर दी। अगर देखा जाए तो पुलिस के लिए यह केस सीधा और क्लियर था। कातिल खुद सामने आ चुके थे। मगर तभी पुलिस स्टेशन में एसएसपी की एंट्री होती है। जब एएसपी को यह पूरा मामला बताया जाता है तो उन्हें यह कहानी हजम नहीं होती। वो खुद पूछताछ करने का फैसला करते हैं और तीनों को अलग अलग बुलाकर सवाल पूछते हैं। कत्ल कब और कैसे किया? लाश कहाँ फेंकी? हर सवाल का जवाब तीनों अलग अलग देते हैं। अब एसपी को यकीन हो जाता है कि ये तीनों झूठ बोल रहे हैं, लेकिन क्यों? इसका जवाब ढूंढने के लिए पुलिस ने उनकी कॉल डिटेल्स और फोन की लोकेशन ट्रेस करने का फैसला किया। जब तीनों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स सीडीआर निकाली गई तो एक नंबर लगातार 2 दिनों से उनकी कॉल लिस्ट में मौजूद था। जब उस नंबर की डिटेल्स निकाली गई तो जो सामने आया उसने पुलिस को चौंका दिया। वो नंबर किसी आम इंसान का नहीं था, बल्कि वो नंबर चैलेंजिंग स्टार दर्शन का था, जो कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री का सुपरस्टार है। अब पुलिस के सामने एक और बड़ा सवाल था। इन तीनों का इतने बड़े फिल्म स्टार से क्या कनेक्शन था? जांच और आगे बढ़ी तो पुलिस ने दर्शन की भी मोबाइल लोकेशन ट्रेस की और जो सामने आया उसने इस मर्डर केस को पूरी तरह से बदल दिया। बीते 48 घंटों में तीनों कातिल और दर्शन की मोबाइल लोकेशन एक ही जगह पर ट्रेस हुई थी। अब शक की सुई पूरी तरह से दर्शन की तरफ घूम चुकी थी। अब पुलिस को यह केस साधारण मर्डर केस नहीं लग रहा था। एसपी ने फिर से तीनों से पूछताछ शुरू की, मगर इस बार सख्ती से। आखिरकार उनमें से एक टूट गया और जो सच उसने बताया उसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। ठीक उसी तरह जैसे सालों से दर्शन का नाम कई विवादों में घिरता रहा, ये केस भी एक ऐसे ही शॉकिंग मोड पर आ चुका था। साल 2003 में दर्शन की शादी विजया लक्ष्मी से हुई थी और कुछ वक्त बाद उनका एक बेटा भी हुआ। बाहर से उनकी शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल सामान्य और खुशहाल नजर आती थी, लेकिन हकीकत इससे अलग थी। कुछ सालों बाद दोनों के रिश्तों में दरार पड़नी शुरू हुई और 2011 में हालात इतने बिगड़ गए
कि विजया लक्ष्मी ने दर्शन पर मारपीट और हत्या की कोशिश का केस दर्ज करवाया। इस मामले में दर्शन को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भी जाना पड़ा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2016 में विजया लक्ष्मी ने फिर से एक शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें उन्होंने दर्शन के आपत्तिजनक व्यवहार का जिक्र किया। हालांकि बाद में दोनों के बीच सुलह हो गई और मामला रफा दफा हो गया। 2021 में मैसूरू के एक होटल में दर्शन का नाम फिर विवादों में आया, जब उन पर एक वेटर के साथ मारपीट का आरोप लगा। सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दिया गया और वेटर को 50 लाख रुपए देकर मामला दबा दिया गया। 2022 में कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के एक प्रोड्यूसर भारत ने दर्शन पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। नवंबर 2023 में दर्शन के पड़ोसी ने उन पर कुत्तों से हमला करवाने का आरोप लगाया, जो कि पार्किंग को लेकर हुए झगड़े का नतीजा था। इसके बाद एफआईआर भी फाइल हुई, मगर इस केस को भी खत्म करवा दिया गया। दर्शन और विजया लक्ष्मी के बीच बिगड़ते रिश्तों की सबसे बड़ी वजह थी पवित्रा गौड़ा। करीब 10 साल पहले पवित्रा गौड़ा दर्शन की जिंदगी में आई। वो एक फैशन डिजाइनर और एक्ट्रेस बनने का सपना देखने वाली लड़की थी। फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन जब कामयाबी नहीं मिली तो शादी कर ली। शादी के बाद एक बेटी हुई, मगर कुछ समय बाद रिश्ते खराब हो गए और वो अपनी बेटी के साथ अलग रहने लगी। इसी दौरान दर्शन को अपनी फिल्म के लिए एक नए चेहरे की तलाश थी और यहीं उसकी मुलाकात पवित्रा से हुई। कुछ वजहों से पवित्रा को वो फिल्म नहीं मिली, लेकिन वो दर्शन के बहुत करीब आ गई। लंबे वक्त तक ये अफेयर छिपा रहा, लेकिन नवंबर 2023 में सच्चाई सामने आ गई। दरअसल पवित्रा ने अपनी बेटी के बर्थडे का एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें दर्शन केक काटते और डांस करते दिखे। ये वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया। इसने न सिर्फ उनके अफेयर को कंफर्म किया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि शादीशुदा होते हुए भी दर्शन पिछले 10 सालों से पवित्रा के साथ रिश्ते में थे। विजया लक्ष्मी इस वीडियो से भड़क गई। उन्होंने सोशल मीडिया पर पवित्रा के कैरेक्टर को लेकर सवाल उठाए और फिर अपनी फैमिली फोटो पोस्ट कर लिखा, सच्चे रिश्ते कभी नहीं टूटते। अब आप सोच रहे होंगे, इस सब का रेणुका स्वामी की मौत से क्या कनेक्शन है? ट्रस्ट मी, इस केस की असली जड़ यहीं से शुरू होती है। साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में स्टार्स को भगवान जैसा दर्जा दिया जाता है। दर्शन के भी अनगिनत फैंस थे जो उन्हें पूछते थे, लेकिन इस बार फैंस 2 हिस्सों में बंट गए। कुछ लोग दर्शन को सपोर्ट कर रहे थे, जबकि कुछ लोग उनके खिलाफ हो गए। उन्हीं में से एक था रेणुका स्वामी। रेणुका स्वामी चित्रदुर्गा का रहने वाला 33 साल का एक डाई हार्ड फैन था। वो हर फिल्म का पहला शो देखने जाता था और दर्शन को भगवान की तरह मानता था। लेकिन जब पवित्रा का वीडियो सामने आया तो रेणुका बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने पवित्रा के हर पोस्ट पर कमेंट किया, उसे बुरा भला कहा और यहाँ तक कि उसे धमकियां भी दी। यहीं से शुरू हुआ मौत का खेल। रेणुका ने पवित्रा के खिलाफ फेक आईडी से आपत्तिजनक कमेंट किया, जो बाय चांस पवित्रा ने देख लिया। पवित्रा गुस्से से आगबबूला हो गई। उसने कमेंट के जवाब में लिखा, टाइम विल आंसर, जस्ट वेट एंड वॉच। लेकिन सिर्फ कमेंट करने से उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो सीधे दर्शन के पास पहुंची और कहा, ये देखो, ये लोग हमारे बारे में क्या क्या बोल रहे हैं, इन्हें सबक सिखाना जरूरी है। दर्शन ने गुस्से में उसे भरोसा दिलाया, मैं कुछ करता हूं। यहीं से रेणुका की मौत की उलटी गिनती शुरू हुई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आया, उसने सबको हिलाकर रख दिया। दर्शन के कहने पर उनके कर्मचारी पवन ने एक फेक अकाउंट बनाया और रेणुका से चैट करने लगा। रेणुका को लगा कि वो किसी फैन से बात कर रहा है और बेवजह अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर कर दी। बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही दर्शन को रेणुका का एड्रेस मिला, उसने अपने फैन क्लब के प्रेसिडेंट राघवेंद्र को बुलाया। इस लड़के को किडनैप करके बेंगलुरु ले आओ, इसके बदले 5 लाख रुपए दिए गए। 8 जून की सुबह रेणुका जब फार्मेसी के लिए निकला तो राघवेंद्र और उसके साथी वहां पहले से मौजूद थे। हम तुम्हें दर्शन से मिलवाने ले जा रहे हैं, तुम्हें सोशल मीडिया पर माफी मांगनी होगी। रेणुका स्वामी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि माफी के नाम पर उसके लिए एक भयानक जाल बुना गया है। राघवेंद्र और उसके साथी स्वामी को बेंगलुरु के आरआर नगर में एक कंपाउंड में ले जाते हैं। वहां पर शुरू होता है एक खौफनाक खेल। वो स्वामी को पूरे दिन शेड में बांधकर बेल्ट और डंडों से बेरहमी से पीटते हैं। शाम होते ही दर्शन वहां अपने साथियों के साथ आता है। मरणासन्न हालत में स्वामी जब अपने हीरो को देखता है तो उसे लगता है कि जैसे दर्शन अपनी फिल्मों में बुरे लोगों से लड़ता है, वैसे ही यहाँ भी वो उसे बचाने आया होगा। लेकिन हकीकत कुछ और थी। रील और रियल लाइफ में जमीन आसमान का फर्क होता है।
जिस इंसान को स्वामी ने अपना भगवान समझा था वही अब उसके सामने हैवान बन चुका था। दर्शन ने उसे ऐसा दर्द दिया जो सोचकर भी रूह कांप जाए। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें साफ लिखा था कि स्वामी के शरीर पर 15 जान खतरनाक चोटें थीं। शॉक और एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से उसकी मौत हुई थी। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि जब स्वामी पर जुल्म हो रहा था तब वहां पवित्रा भी मौजूद थी। पूरा दिन चले इस टॉर्चर के बाद आखिरकार रेणुका स्वामी की मौत हो गई। उसकी शादी सिर्फ 1 साल पहले हुई थी और इस साल के अंत तक वो पिता बनने वाला था। लेकिन उसकी वाइफ सहाना बार बार उससे कॉल और मैसेज कर रही थी मगर फोन स्विच ऑफ था। वो ये सोच भी नहीं सकती थी कि अब वो अपने पति को कभी नहीं देख पाएगी। अगली सुबह 3 बजे स्वामी की डेड बॉडी को एक गाड़ी में रखा गया और कामाक्षी पल्ले के एक नाले में फेंक दिया गया। फिर वही हुआ जो आपको पता है, सिक्योरिटी गार्ड को लाश मिलती है। 3 लोग पुलिस के सामने गुनाह कबूल करने आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये तीनों खुद ही क्यों सरेंडर करने आए थे? असल में ये दर्शन की एक और चाल थी। वो चाहता था कि सारा जुर्म ये तीनों अपने सिर ले लें। इस काम के लिए दर्शन ने उन्हें 55 लाख रुपए भी दिए थे। लेकिन यही चाल उसी के खिलाफ पड़ गई। अगर ये तीनों पुलिस स्टेशन ना जाते तो शायद इस केस का खुलासा इतनी जल्दी नहीं होता। मगर रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरों ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। 2 गाड़ियां नजर आईं, उनकी नंबर प्लेट्स ट्रेस हो गईं। वही गाड़ियां हैं जिनका इस्तेमाल बॉडी डिस्पोज करने में हुआ था। इतना ही नहीं, जब पुलिस ने उन गाड़ियों की जांच की तो उनमें खून के धब्बे भी मिले। फिर एक और शॉकिंग खुलासा हुआ। ड्राइवर रवि ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और पूरी वारदात डिटेल में बता दी। रवि वही शख्स था जिसने स्वामी को चित्रदुर्गा से बेंगलुरु लाकर टॉर्चर स्पॉट तक छोड़ा था। इसके बाद पुलिस ने राघवेंद्र के पास से वो पैसे भी बरामद कर लिए जो दर्शन ने इस जुर्म के लिए दिए थे। सिर्फ यही नहीं, सीडीआर रिपोर्ट और फेक अकाउंट से किए गए मैसेज भी पुलिस ने रिकवर कर लिए थे। लेकिन ये केस सिर्फ यहां तक नहीं रुका। ये एक हाई प्रोफाइल केस था, इसलिए अपराधियों को बचाने के लिए पॉलिटिकल प्रेशर भी डाला गया। लेकिन इस केस को लीड कर रहे ईमानदार और सख्त अफसरों की वजह से न सिर्फ केस जल्दी सॉल्व हुआ बल्कि मीडिया के सामने भी आ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस अब तक दर्शन और पवित्रा समेत 16 लोगों को अरेस्ट कर चुकी है। इस केस में पवित्रा को प्राइम एक्यूज्ड और दर्शन को सेकंड एक्यूज्ड बनाया गया है क्योंकि क्राइम को अंजाम देने के लिए पवित्रा ने ही दर्शन को उकसाया था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे दर्शन से जुड़े और भी चौंकाने वाले राज्य सामने आ रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि दर्शन का एक्स मैनेजर मल्लिकार्जुन 2018 से गायब है? मल्लिकार्जुन दर्शन का सबसे भरोसेमंद आदमी था, लेकिन उसने धोखा देकर दर्शन के 5 करोड़ रुपए चुरा लिए। उसके खिलाफ कोर्ट केस चल रहा था मगर पिछले 6 सालों से कोई अता पता नहीं। क्या ये भी महज एक इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे भी वही साजिश छिपी है जिसमें रेणुका स्वामी की जान गई? फैंस जो अपने स्टार्स को भगवान मानते हैं, क्या वो सच में अपने स्टार्स को जानते भी हैं? दर्शन अपनी फिल्मों में आम आदमी के हक के लिए लड़ता दिखता है, लेकिन असल जिंदगी में क्या वो सच में हीरो है या फिर रील और रियल लाइफ के बीच सच में बहुत बड़ा फर्क है? ये केस एक बहुत बड़ा सबक देता है। हमें अपने आइडल्स को सोच समझकर चुनना चाहिए क्योंकि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। तो ये था आज का केस जो दिखाता है कि कैसे एक मामूली से झगड़े ने एक इंसान की जान ले ली। एक ऐसा केस जिसमें एक डाई हार्ट फैन की मौत उसी के सुपरस्टार के हाथों हो गई। उम्मीद है आपको इस केस से कुछ सीखने को मिला होगा। अपना ख्याल रखें और जल्द ही मिलते हैं अगले केस के साथ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें।